अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पोइम पढ़ेंगे, आज हम जिस पोइम का एनालिसिस करेंगे वो है ओड ऑन मेलैंकोली बाय जॉन कीट्स। So, ode to the melancholy represents the common human being could feel in some point of his or her life the lack of joy and interest in life। यानी कि ये पोएम उन लोगों के बारे में है जो कभी ज़िंदगी में, जिनको कभी लगता है कि उनकी ज़िंदगी से खुशियाँ ख़त्म हो रही हैं और सैडनेस उनकी ज़िंदगी में आ रही है। वो कभी कभी जो लोग डेस्परेट फील करते हैं, कभी कभी लोग जो सैड फील करते हैं, उनके बारे में है। और जॉन कीट्स ने इसमें अपने सारे सेंसेस के थ्रू उनकी फीलिंग्स और उनके जज्बात और एहसास को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी सैडनेस को जो है अपने सेंसेस के थ्रू जो है रीडर्स तक पहुँचाया है। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारे पास है No, no, go not to lead, neither twist wool's bane tight-rooted for its poisonous wine, nor suffer thy pale forehead to be kissed by nightshade ruby grapes of prospering. Make not your rosary of yew berries, nor let the beetle, nor the death moth be your mournful Psyche, nor the downy owl a partner in your sorrow's mysteries, for shade to shade will come too drowsily and drown the wakeful anguish of the soul। ठीक है, अब फर्स्ट स्टैंजा किससे हो रहा है? वो एक डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है किसको? रीडर्स को। ठीक है, और क्या कर रहा है? एंड इम्प्लोर देम नॉट टू सीक रिलीफ फ्रॉम देयर melancholy through the dangerous or the harmful means। You can see in first stanza we can notice two important aspects that will allow us to understand direction that Keats wanted to go in this poem। इसमें उसने अपनी डायरेक्शन बताई है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, वो किस तरह से बात करना चाहेगा, किस बारे में होगी उसकी पोम। सबसे पहले उसने कहा है उसके उसने उसके कंट्रडिक्शन ड्रा की है। ठीक है, कि कैसे कौन किस तरह से लोग जो है फील करते हैं, किस तरह से लोग डिप्रेशन को लेते हैं, किस तरह से लोग अपनी सैडनेस के बारे में किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, उसने ग्रीको रोमन लैंग्वेज यूज़ की है वेरी फर्स्ट सेंटेंस में। नो नो गो नॉट टू द लीड। लीड जो है वो एक रिवर है, अंडरग्राउंड रिवर है। ठीक है, तो उसने इसमें इस तरह की लैंग्वेज के थ्रू जो है डिप्रेशन की पोजीशन और डिप्रेशन के बारे में लोगों के सेंसेस और फीलिंग्स को बताया। ठीक है, तो we can say that the Keats uses metaphorical language to caution against seeking forgetfulness or trying to escape one's sorrows। ठीक है, किस तरह से लोग जो हैं भागना चाह रहे हैं अपनी खुशी, अपने सॉरो से, अपनी सैडनेस से, अपनी मेलैंकोली से किस तरह से जाना चाह रहे हैं। Lead was one of the rivers of the underground। ठीक है, The Greek mythology used to tell that once you drink from the river, you will forget everything about your past life। ठीक है, अब इस रिवर के बारे में ख़ास बात यह है कि जैसे ही उनकी ग्रीक मिथोलॉजी है कि जैसे ही आप इस रिवर का पानी पियेंगे, आप अपनी क्या होगा कि आपकी जो अपनी मेमोरी है, आप अपनी मेमोरी को लॉस्ट कर देंगे। आप अपने ज़िंदगी के हर दुख, हर गम को भूल जाएंगे। आप इसको इस तरह से लिख देते हैं कि it was to be believed to induce forgetfulness and oblivion in those who drink from it। ये एक कोटेशन है, ये मैंने कहीं से पढ़ी थी और मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, तो आगे अब वो क्या कह रहा है कि अब वो उनको वार्न कर रहा है लीड के पास जाने से। कह रहा है बाय वार्निंग अगेंस्ट गोइंग टू द लीड, कीट सजेस्ट दैट अटेम्प्टिंग टू फॉरगेट वन सॉरो विल अल्टीमेटली बी फ्यूटाइल एंड अनहेल्पफुल। ठीक है, यानी कि वहाँ जाना आपके लिए अनहेल्पफुल होगा। ठीक है, उनको वहाँ से जाने से एक तरह से वो रोक भी रहा है। ठीक है, Keats was trying to say that natural instinct of someone that is going through melancholy is trying to eradicate those thoughts, maybe with help of alcohol, drugs, or any substance that will take your memory away। Keats wanted to contradict that statement about melancholy due to his thoughts on it were different। In the fourth line of the first stanza, we can notice another Greco-Roman reference that gave a little clue of what his thoughts were about। Proserpine was a Roman goddess. Her story is told to explain the origin of spring and autumn। By reading the whole story about Proserpine, we can relate it to the main objective of Keats in his ode by taking spring as a joyful state of mind in our life and autumn as a melancholic and unhappy part of our life। We can notice that the Keats wanted to set is that we should embrace our depressed time in order to appreciate a lot more our time of joy। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि
Similarly, we can say that Keats advises against using poisonous plants like wolfsbane and what was that? What was that? Nightshades as a mean of coping with the melancholy. These plants have historically been used as poisons, and Keats uses them as a metaphor for any dangerous or harmful means of escape. ठीक है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि आप उन तरफ उसकी तरफ ना जाओ, ये जहरीली चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आपको ख़त्म करने की बजाय ये चीज़ मेमोरी लॉस करना एक वो बात नहीं होती, ठीक है। ज़िंदगी का मज़ा गम में भी तो है ना, अब सारी खुशियाँ आपको मिल जाएंगी तो फिर क्या रह जाएगा, हर तरफ खुशी खुशी होगी तो ज़िंदगी का मज़ा तो नहीं आएगा ना, एक तरफ से लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। तो ये बेशक ये जितना तकलीफी होता है लेकिन फिर भी आप इसको बिल्कुल ही भुला के आप नहीं चल सकते, ठीक है। वो उनको वहाँ जाने से जो है वो रोक रहा है। फिर वो उनको क्या कह रहा है कि वो एक मोurnful और डार्क इमेजरी यूज़ कर रहा है, ठीक है, एक इंसान की मेलेंकलिक स्टेट को शो करने के लिए। और वो उनको एडवाइस कर रहा है, कहता है कि उनको अगेंस्ट मेकिंग अ रोजरी आउट ऑफ यू बेरीज, ठीक है, उनके पास उनके अगेंस्ट जाने से जो है ना एडवाइस कर रहा है। कहते हैं कि ये जो है ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद डेथ एंड मॉर्निंग, ठीक है, ये चीज़ें जो थी ये ट्रेडिशनली डेथ और मॉर्निंग से एसोसिएट करते थे, यानी ये चीज़ें जो लोग जो हैं वो किसके लिए इस्तेमाल करते थे, किसी को जहर देने के लिए, किसी की जान लेने के लिए, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो एक और चीज़ से भी आपको वो कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, वार्न कर रहा है अगेंस्ट यूजिंग सिम्बल्स लाइक beetles, death moths and the downy owl. These symbols are typically associated with the death and sorrows. By using these symbols, Keats suggests that one would only add to their sadness rather than alleviate it, ठीक है, आपको sadness और ज़्यादा होगी बजाय कम होने के। अब जो लास्ट टू लाइन्स हैं, फॉर शेड टू शेड विल कम टू ड्राउजली, इनका क्या मतलब है, इन्हें क्या सजेस्ट कर रही हैं कि सीकिंग रिफ्यूज इन डार्कनेस विल ओनली लीड टू डलिंग ऑफ द सोल्स पेन, ठीक है, अगर आपने डार्कनेस में जाओगे तो आपकी रूह को तकलीफ़ होगी, ना कि आपकी इनर आपकी सैडनेस जो है वो कम होगी, आपकी इनर सैडनेस जो है वो बढ़ेगी। Keats seems to be emphasizing the importance of facing one's melancholy head on and experiencing it fully rather than trying to escape or suppress it, ठीक है, कहता है कि आप इसको एक्सपीरियंस करो, आप इसको देखो, इसमें भी आप जो है अपने आप को होप दो, इसमें भी एक होप होती है, ठीक है, आप इस तरह से नहीं करो, ठीक है, आप अपने इस दर्द को कम करने के लिए फजूल किस्म की चीज़ें ना खाओ, ना उनको पियो, ना इनके पास जाओ, ठीक है। अब शेड टू शेड क्या अप्लाई कर रहा है, ग्रेजुअल डिसेंट इनटू डार्कनेस एंड सोरो, ठीक है, शेड टू शेड एक डार्कनेस और सौरों को शो कर रहा है, ठीक है, और कीट्स वार्न कर रहा है इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से, ठीक है, कहता है कि ड्रॉजी स्टेट में जाना जो है ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब इनकरेज कर रहा है रीडर को कि आप लास्ट लाइन में देखें, एंड ड्रॉन द वेकफुल एंग्विश ऑफ द सोल, कहता है कि रीडर को कह रहा है रीडर को टू रिमेन वेकफुल और फुली एक्सपीरियंस देयर एंग्विश, उनको कहता है अपने एक्सपीरियंस करो, ठीक है। अब ओवरऑल फर्स्ट स्टैंजा हमें क्या कर रहा है, कहता है कि टेम्परेरी रिलीफ की तरफ नहीं जाएं आप लोग, टेम्परेरी रिलीफ जो है वो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग रिलीफ आप उसको फेस करो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है, इधर से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, अब आप इसमें से भी देख लीजिएगा। But when the melancholy fit shall fall sudden from heaven like a weeping cloud, that fosters the droop-headed flowers all, and hides the green hill in the April shroud, then glut thy sorrow on a morning rose, or on the rainbow of the salt sand wave, or on the wealth of globed peonies, or if thy mistress some rich anger shows, imprison her soft hand and let her rave, and feed deep, deep upon her tearless eyes. अब इस stanza में क्या कर रहे हैं, Keats acknowledges that despite the warning in the first stanza, melancholy is an unavoidable experience that can suddenly overwhelm the reader like a heavy rain cloud falling from the sky, ठीक है, इनको ऐसे ही लगता है कि जो सैडनेस है, मेलैंकली है, ये अनअवॉइडेबल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिनके हम इससे हम अवॉइड नहीं हम कर सकते, अगर हम कोई रिलीफ फाइंड करते भी हैं तो हाँ वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, ठीक है,
और वो कह रहे हैं कि ये ऐसा ही होता है जैसे कि एक बड़ा सा जो बादल होता है, ठीक है, काला बादल जो होता है वो हमारे ऊपर गिर रहा है आसमान से। अब उसने यूज़ किया है मेटाफर ऑफ वीपिंग क्लाउड, ठीक है, इसके लिए fostering droop-headed flowers and hiding the green hill in the April shroud to create a sense of melancholy, melancholic beauty that is both sorrowful and captivating, ठीक है। ये सॉरफुल भी है और कैप्टिवेटिंग भी है। इससे हमें ये बेशक हमें गम देती है, लेकिन इससे हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब कीट्स हमें ऑफ़र क्या कर रहा है कि ऑफ़र कर रहा है कि किस तरह से आप डील करें मेलैंकोली से, और वो इसके लिए किस तरह से डील करें। अब उसके लिए वो सजेशन दे रहा है, वो कह रहा है दे गल्ट दे ग्लट और satiate their sorrow with beautiful things rather than harmful or dangerous ones, ठीक है। आप harmful और dangerous ones को यूज़ करके इसको कम करने की कोशिश ना करें, आप इसके अलावा खूबसूरत चीज़ों से भी इसको कम कर सकते हैं। अब उसने 3 स्पेसिफिक इमेजेस दी हैं, ठीक है। एक क्या है मॉर्निंग रोज, एक क्या है रेनबो, और एक क्या है सॉल्ट सैंड वेव, ठीक है, और वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पियोनीज। अब ये चीज़ें किस चीज़ पे फोकस कर रही हैं? कहते हैं आप इन चीज़ों पे फोकस करें ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ मेलैंकोली। द मॉर्निंग रोज with its delicate beauty and soft petal is often associated with new beginnings and promises of the fresh start, ठीक है। ये चीज़ें इस चीज़ से एसोशिएट होती हैं, ठीक है। सॉफ्ट पेटल्स और जो होती है हमारे पास मॉर्निंग रोज़ तो आपको पता है एक न्यू स्टार्ट की और एक न्यू बिगनिंग की जो है वो सिंबल होती है। रेनबो जो है, अब रेनबो किसका सिंबल है? सिंबल ऑफ होप है, सिंबल ऑफ रीन्यूअल है, ठीक है। इसलिए आप होप ढूंढो ना, आप अच्छी चीज़ों को देखो, उनमें होप ढूंढो, अपने उस सैडनेस को कम करो, ठीक है। उसको जो एक उम्मीद होती है वो आपकी जो गम होता है उसको कम कर देती है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कह रहा है वो रेनबो के ऊपर थे, ठीक है। रेनबो किस चीज़ को शो कर रहा है? रीन्यूअल को शो कर रहा है, ठीक है, होप को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि किस तरह क्यों ये शो कर रहा है? क्योंकि ये सन शाइनिंग से आता है, ठीक है। किससे? फ्रॉम द सन शाइनिंग थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है। वेल्थ ऑफ ग्लोब पियोनीज, अब ये किससे शो कर रहे हैं? विद देयर लश पेटल्स एंड वाइब्रेंट कलर्स आर सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड अबंडेंस। Keats also suggests that one can find solace in human connections, ठीक है। अब human connections में भी हम comfort होते हैं, especially with the loved ones। हम जब गमगीन होते हैं हम अपने ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनसे हमें मोहब्बत होती है, जिनसे हमें प्यार होता है, और हम जिनके साथ जो है ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमें उनके पास जाके उनके साथ शेयर करके उनके पास बैठ के बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। हम उनके पास जाके अपनी तकलीफ़ें थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? कहता है कि अपने प्यारे हैं ना, अपने लव्ड वंस हैं, उनको होल्ड कर लो, ठीक है। ही टेल्स द रीडर टू होल्ड देयर लव्ड वंस हैंड एंड लेट देम ब्रेव इफ़ दे आर एंग्री और अपसेट, ठीक है। और उनको नर्म करने की कोशिश करो। बाय इम्प्रेजिंग देयर सॉफ्ट हैंड, अपने हाथ में उनको दबा के पकड़ लो, उनकी जाने नहीं दो, अपना गम उनके साथ बांटो। द रीडर इज एबल टू एक्सप्रेस देयर लव एंड सपोर्ट फॉर द पर्सन इवन इन द मोमेंट्स ऑफ टर्मोइल। फाइनली कीट्स क्या कहता है? कीट्स इनकरेज करता है रीडर को टू फील डीप डीप अपॉन हर पियरलेस आइज, यू कैन सी इन द लास्ट लाइन्स। ये क्या सजेस्ट करती हैं? ये डीप और इंटेंस कनेक्शन शो करती हैं किसके साथ? लव्ड वन के साथ, जहाँ पे वेयर वी कैन फाइंड कंफर्ट एंड सोलेस इन द ब्यूटी एंड इंटेंसिटी ऑफ देयर गेज। अब ये किस चीज़ पे फोकस कर रही है? दिस फोकस ऑन द आइज एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड कनेक्शन इज अ रिकरिंग थीम इन द कीट्स पोएट्री, ठीक है। अब सेकंड स्टैंजा आपने देखा किसको कह रहा है? मैसेज ऑफ होप डिलीवर कर रहा है, ठीक है। कि मैसेज कह रहा है कि फोकस करो ब्यूटीफुल थिंग्स पे, आप डेंजरस थिंग्स की तरफ ना जाओ, और अपनी जो सैडनेस है, अपनी जो मेलेंकलिक स्टेट है, उसमें भी आप जॉय ढूंढने की कोशिश करो, उसमें भी जो है उसको ओवरकम करने की कोशिश करने के लिए आप जो है ह्यूमन कनेक्शंस को फाइंड करो, अपने लव्ड वन के पास जाओ। अब थर्ड स्टैंजा क्या है? शी dwells with beauty, beauty that must die, and joy, whose hand is ever at his lips, bidding adieu, and aching pleasures nigh, turning to poison while the bee moth sips. A, in the very temple of delight, veiled melancholy has her sovereign shrine. Though scene of none save him was strenuous tongue can burst, joy's grape against his plate fine. His soul shall taste the sadness of her might, and be among her cloudy
ट्रॉफीज हंग। अब इस स्टेंजा में क्या कर रहे हैं, इस स्टेंजा में जो कीट्स है वो अपने आप को कम्प्लीटली ड्वेल कर रहा है इनटू नेचर ऑफ ब्यूटी एंड जॉय, और ये एक्नॉलेज कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एपिफर्मल हैं, और ये एक्सपेंड होती हैं किससे, ऑपोजिट इमोशंस ऑफ मेलेंकली से, जैसे और पेन से, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन कर रहा है वो किसकी, ब्यूटी की। ब्यूटी को किससे पर्सोनिफाई का कम क्या मतलब हुआ, ब्यूटी को किससे पर्सोनिफाई किया, वुमेन से, ठीक है, जो कि हु इज़ फेटेड टू डाई, ठीक है, और एम्फोसाइज कर रहा है ट्रांजिएंस एंड इम्परमानेंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है, यानी कि एक खूबसूरत औरत होती है उसको भी मरना ही होता है एक दिन। जॉय इज सिमिलरली पर्सोनिफाइड एज अ फिगर हुज हैंड इज ऑलवेज एट हिज लिप्स। क्या इम्प्लाई कर रहा है, डैट ही इज़ अबाउट टू डिपार्ट, ठीक है, वो यानी कि वो ख़त्म होने वाला है। कीट्स देन इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एकिंग प्लेयर्स, अ प्लेयर दैट इज सो इंटेंस दैट इट कॉज पेन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी है, जो कि तकलीफ भी देती है और वो एक खुशी भी है। अ मेटाफर ऑफ बीइंग सिपिंग फ्रॉम अ फ्लावर दैट टर्न्स टू poison suggests that even the most pleasurable experiences can lead to pain and sorrow. This idea is reminiscent of the Greek myth of the lotus eaters who ate a flower that induced a state of euphoria but also caused them to forget their past and future। आपने पढ़ी होगी लोटस ईटर, जिसमें भी यही होता है कि वो एक लोटस का फ्लावर होता है, वो एक सोल्जर्स होते हैं, वो जा रहे होते हैं, तो वो एक आइलैंड पे रुकते हैं रेस्ट के लिए, तो वो काफ़ी टाइम से जो है वो उसमें वॉर में होते हैं, ठीक है, और वो जब जाते हैं तो उनको जो है लोटस वहाँ का फ्लावर होता है, भूखे होते हैं, वो खाते हैं, तो उससे उससे क्या होता है, वो अपने 10 years ऑफ वॉर जो उन्होंने पेन में गुजारे होते हैं, उन्होंने हार्श रियलिटीज़ को फेस किया होता है, वो उनको जो है उनको भुला देती है, वहीं पर ड्रॉजी हो जाते हैं, वो वहीं से उनका वापस आने का दिल ही नहीं करता। अब ये स्टैंजा हमें क्या इंट्रोड्यूस करता है, आइडिया ऑफ हिडन श्राइन टू द मेलेंकली इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इवन इन द मिडस्ट ऑफ जॉय एंड प्लेजर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेलेंकली। कि बेशक आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन उनमें भी, उनकी खुशियों में भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो ये जो होती है ये आपकी खुशियों में भी कहीं ना कहीं मेलेंकली ज़रूर होती है, ठीक है। अब क्या सजेस्ट कर रहा है, दैट ओनली दोज हु आर एबल टू एक्सप्रेस द फुल रेंज ऑफ देयर इमोशंस आर एबल टू सी दिस श्राइन, इम्प्लाइंग दैट it is important to embrace both joy and melancholy in order to fully appreciate the complexity of life। क्या कह रहा है कि अब हमें अपनी मेलेंकली में भी, अपनी सैडनेस में भी जो है अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय उसमें जॉयर्स ढूंढना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, किसको, अपनी खुशियों को देखना चाहिए। हम अगर इस मामले में सैड हैं तो हम किसी और मामले में खुश भी तो हैं, ठीक है, एक ही गम को अपने पर हावी नहीं करना। अब वो डिस्क्राइब करें एक ऐसे पर्सन को जो कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, बोथ जॉय एंड मेलेंकली एज हैविंग अ स्ट्रेनियस टंग, यानी कि वो अपनी जॉय को भी और अपनी मेलेंकली को भी जो साथ साथ लेके जा रहा है उसके बारे में बात करें। अब मेटाफर उसने यूज़ किया है, मेटाफर ऑफ बर्स्टिंग जॉयस ग्रेव अगेंस्ट हिज प्लेट। अब ये क्या कहता है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि वो बंदा जो कि एबल है टू सेवर द स्वीटनेस ऑफ लाइफ वाइल आल्सो हैंडलिंग इट्स बिटरनेस। वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ भी इंजॉय कर रहा है, लेकिन अपने बिटरनेस से भी डील कर रहा है, अपनी मेलेंकली, अपनी सैडनेस से भी डील कर रहा है, ये उसके बारे में जो है इसमें उसने मेटाफर यूज़ किया है। कहता है ये जो है अप्रिशिएट भी कर रहा है, इंसान फुली अप्रिशिएट कर रहा है ब्यूटी ऑफ लाइफ को भी, अपने गम में और अपने पेन, अपनी सफरिंग्स में भी जो है ये लाइफ को अप्रिशिएट करना नहीं भूल रहा। उसको पता है कि लाइफ जो है हमें एक ही दफ़ा मिलती है और हमें इसको फुली जो है इसको जीना है, इसको ज़ाया नहीं करना, ठीक है, सिर्फ सफरिंग्स और इन सब चीज़ों को सोच के अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ में देखना है। हम एक तरफ से अगर परेशान है तो दूसरी तरफ से हम खुश भी तो हैं एक तरह से। अब क्या है, दे आर अमंग द क्लाउडी ट्रॉफीज़ ऑफ मेलेंकली सजेस्ट, ये क्या चीज़ सजेस्ट कर रही है, आपने देखा होगा कि ये सजेस्ट कर रही है कि दे हैव अ स्पेशल कनेक्शन टू दिस कॉम्प्लेक्स इमोशंस, ठीक है, उन्होंने अपनी इमोशन की जो इमोशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और इनके साथ उनका एक स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है। अब जो ये पूरा स्टेंजा था ये क्या एक्सप्लोर कर रहा है, ये पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन जॉय एंड मेलेंकली। अब जो कि ये कहना चाह रहा है कि दोनों जो हैं ये दोनों नेसेसरी हैं हमारे लिए, ठीक है, और दोनों जो हैं फुली इम्पोर्टेंस हैं, जॉयस भी हमारी जो हैं, सैडनेस भी, ये दोनों ज़रूरी हैं हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। और ये अप्रिशिएट कर रहा है डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है। इसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है ब्यूटी एंड जॉय, और किसको शो करने के लिए, इम्परमानेंस और ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ को शो करने के लिए, ठीक है।
और उसने कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन श्राइन भी टू मेलेंकली भी शो किया है। क्यों शो किया है? कहता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एम्ब्रेस बोथ जॉय एंड सॉरो इन ऑर्डर टू फुली अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। अब जो स्टेंजा एंड हो रहा है वो किस तरह से एंड हो रहा है कि एक इंसान सेलिब्रेट कर रहा है, एक इंसान की सेलिब्रेशन पे हो रहा है जो कि अपनी अपनी इमोशंस को फुली एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी ब्यूटीज़ को भी इंजॉय कर रहा है और उनकी उसके एक्सपीरियंस भी कर रहा है, अपनी सैडनेस के साथ भी डील कर रहा है। अब थीम्स इसमें क्या क्या यूज़ हुई हैं, ठीक है। ट्रांजिएंस एंड इम्पर्मानेंस ऑफ ब्यूटी एंड जॉय, से मैंने आपको थर्ड सेंस में बताया है, ठीक है। किस पे एम्फोसाइज कर रहा है कि नेचर ऑफ ब्यूटी और जॉय को शो कर रहा है, और उसने पर्सोनिफाई किया है ब्यूटी और जॉय को, लेकिन ये भी सजेस्ट कर रहा है कि दे आर फेटेड टू डाई, ठीक है। अब थीम किसको रिफ्लेक्ट करिए? कीर से बिलीफ को कि ब्यूटी और जॉय दोनों जो हैं टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी एक्सपीरियंसेस हैं जो कि फुली पोजेस नहीं किए जा सकते, ठीक है, लेकिन इनसाइड दे आर टू बी सेवर्ड इन द मोमेंट बिफोर दे इनवर्टेबली फेड अवे। अब उसने दूसरी थीम क्या बताई है? पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन जॉय एंड मेलैंकोली, ठीक है। पैराडॉक्स क्योंकि जहाँ जॉय है वहाँ सैडनेस भी होती है, आप दोनों तरह से दोनों को हैंडल करें। आप एक तरफ से सैडनेस को मेलैंकोली के साथ डील कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ आप खुशियाँ ढूंढने की भी कोशिश करें। ये भी उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है जॉय की, ठीक है। उस इंसान के बारे में बताया जो कि हैंडल कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ की सफरिंग्स को भी और अपनी लाइफ की जॉयज़ को भी, अपनी इंजॉय भी कर रहा है अपनी लाइफ और हैंडल भी कर रहा है उनके साथ, ठीक है। ये ह्यूमन के एक्सपीरियंस को बता रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स है और मल्टी फेसेड है, जो कि उसी वक्त हम इसको एंजॉय कर सकते हैं जब हम एम्ब्रेस करें बोथ जॉय एंड मेलैंकोली को। थर्ड जो है क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग ऑल इमोशंस, ये हमारे पास थीम है। अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस आपको मेरे साथ साथ बताती गई हूँ, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, मेटाफर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, इमेजरी यूज़ हुई है जैसे कि ब्लड रेड पॉपीज़ और एकिंग प्लेयर्स, ठीक है, ये सारी इमेजरी यूज़ हुई है। और इसके अलावा हमारे पास सिंबलिज़म यूज़ हुआ है। सिंबलिज़म में हमने क्या देखा है? हिडन श्राइन टू मेलैंकोली, ये चीज़ एक सिंबल है। टेम्पल ऑफ डिलाइट जो है सिंबल है फॉर द आइडिया इवन इन द मिडस्ट ऑफ जॉय एंड प्लेजर, ठीक है। अब एलूजन्स यूज़ हुई हैं ग्रीक मिथोलॉजी, जैसे मैंने आपको लोटस ईटर्स का बताया है, ठीक है। और जक्स्टा पोजिशन यूज़ हुई हैं, उसने बहुत जगह में जक्स्टा पोजिशन की है, जैसे कि आइडिया ऑफ जॉय हुज हैंड इज़ एवर एट हिज लिप्स, ये क्या कर रहा है? ये एक सेंस ऑफ इम्पेंडिंग लॉस और मेलैंकोली को जो है क्रिएट कर रहा है। अब इसने बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, ठीक है, किस क्या करने के लिए? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द पोम, ठीक है, reinforcing its central themes and ideas।